Hi guys, today we are going to discuss about balancing of redox reaction. Balancing of redox reaction के methods हम लोग देख रहे हैं. We have two methods for balancing of redox reaction. जो हम लोगों को balancing के लिए पढ़ना है redox reaction. Actually redox reaction की जो chemical equation होती है उनकी balancing हम देखें तो उनके कोफिशिएंट्स जैसे आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा. 2 हो गया कोफिशिएंट, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया. तो कोफिशिएंट इतने छोटे छोटे नहीं मिलेंगे हरदम. रेडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग होगी उनकी केमिकल इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिलेंगे दोस्तों, वो आपको 2, 5, 10 ऐसे भी हो सकते हैं. 32, 28, 61, 254, 342 इस तरह बहुत बड़े बड़े कोफिशिएंट भी हो सकते हैं जिसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड से कर नहीं सकते, क्योंकि 9th-10th में जिस तरह आप मेनली बैलेंसिंग करते थे वो ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड से करते थे. यहाँ पर वो नहीं चलेगा. वेरी रेयर, बिकॉज कोफिशिएंट्स बहुत बड़े होते हैं तो मुश्किल है. तो इसलिए हम लोग स्पेशल मेथड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं. 2 मेथड है दोस्तों बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में. एक मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में तोड़ लेते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग से बैलेंस करते हैं. तो हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग तोड़ लेंगे. आप लोग जानते हो जब हाफ रिएक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट साइड करके इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं प्लस में, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन प्लस करके लिखे जाते हैं ऑल द टाइम्स. तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हाफ रिएक्शन लिखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड में तो इलेक्ट्रॉन भी आएंगे और चार्ज बैलेंस के लिए एक इलेक्ट्रॉन को -1 चार्ज वाला मानते क्या है होता है. तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कोई ना कोई दूसरा आयन भी आएगा ताकि चार्ज बैलेंस रहे हाफ रिएक्शन में. तो हाफ रिएक्शन में आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए हाफ रिएक्शन मेथड में जब हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों हाफ रिएक्शन में दिखाई देते हैं. इसलिए हाफ रिएक्शन मेथड को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं. दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मींस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मतलब हम ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को. ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए हमें अलग अलग से 2 हाफ रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. नेट रेडॉक्स रिएक्शन है वहीं पे हम एक जगह ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा यूज करते हुए बैलेंस कर देते हैं. अब देखो इसका मेन फंडा क्या है. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड का जो यहां पे इलेक्ट्रॉन वर्ड पकड़ लो आप, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ. ये रिडक्शन हाफ हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया. इस मेथड का मूल मंत्र यही है. इस मेथड का मूल मंत्र यही है आपका राइट. और इस मेथड का मूल मंत्र क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा. तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखेंगे. देखो बेसिकली किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, चाहे वो कोई भी तरह की रिडॉक्स रिएक्शन हो, टाइप कुछ भी हो, लेकिन एक चीज हरदम होती है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं. अभी नहीं होते कि अब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और
काफी टाइम बाद स्टोर होने के बाद दोबारा से इलेक्ट्रॉन गेन होंगे रिडक्शन हाफ में, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे गिवन टाइम में उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होंगे। लॉस कहां पर हो रहे होंगे? ऑक्सीडेशन हाफ में। गेन कहां पर हो रहे होंगे? रिडक्शन हाफ में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन हाफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ एज पर डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये दुनिया की हर रिडॉक्स रिएक्शन में हरदम सत्य रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ऑक्सीडेशन हाफ में रिडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा जो ऑक्सीडेशन हाफ है, उतने इलेक्ट्रॉन उस रिडॉक्स रिएक्शन के रिडक्शन हाफ में गेन होंगे। तो यही बस मूल मंत्र है, दोनों मेथड का मूल मंत्र यही है, बस इसी के ऊपर सारी बैलेंसिंग टिकी हुई है। तो दुनिया की कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड होना ही होना है। ओके, अब मुझे बताओ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 हुआ तो मतलब 8 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए? 8। अगर -3 से +2 गया तो 5 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। व्हाट आई मीन टू से कि जितने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो मैं बोलूंगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ में लॉस होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ इज सेम एज increase in oxidation number of atoms taking part in oxidation half reaction. Number of electrons gain in reduction half मतलब decrease in oxidation number of atoms taking part in reduction half. तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उतना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो ये चीज और ये चीज कुल मिला के एक ही है। जब हम बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेथड को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जब हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, बात एक ही है कुल मिलाकर, हम लोग समझ गए। तो उसको हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला जाएगा। तो दोनों का कुल मिलाकर मेन कंक्लूजन सेम ही है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ। क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इन अदर वर्ड्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो दो हो गए। अब मैंने यहाँ पे डबल टिक लगाया है और यहाँ पे टिक लगाया है, ये एक पर्पसफुली लगाया है। ये मेथड ज्यादा काम का हमारे लिए, ये मेथड कम काम का है, काम के दोनों है। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। रीजन बीइंग इस चैप्टर में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन को आप इस मेथड से बैलेंस करो या इससे करो, दैट इज योर चॉइस। वेरी रेयरली, जनरली बोलेंगे बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी 99% टाइम, लेकिन 1% टाइम आपको ये बोलेंगी बस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हाफ रिएक्शन मेथड से ही बैलेंस करो इस रिएक्शन को, अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो इस तरह पूछ सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई कर सकते हैं मेथड किसी क्वेश्चन में, देन इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। अदरवाइज हम किसी भी मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की फ्रीडम रखते हैं फॉर डूइंग द क्वेश्चंस। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में IIT नीट में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम किसी से बैलेंसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। वेरी वेरी रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें हम पीछे का जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पूरी कहानी पढ़ी है उसको हम लोग यूज करेंगे इन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो पूरी की पूरी यूज हो जाएगी अब। ओके, तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, चाहे दुनिया की कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, अब ये एक्चुअल में
रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड एक 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन बार बार हजार बार काम आएगी, एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादातर हाफ रिएक्शन मेथड ही काम आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का तो लीस्ट ही हो जाए। तो वो चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें इस मेथड का बहुतायत में यूज होता है, इसलिए पहले वाले मेथड की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, राइट। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दोनों मेथड हम करेंगे। अब सबसे पहले वन थिंग कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, उसके लिए आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है किसी बुक में। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो कि आपका आंसर बैलेंसिंग का सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 चीज चेक करनी होगी। बुक में 2 चीज रखी रहती हैं, लिखी रहती हैं कि बैलेंसिंग प्रॉपरली है, चाहे वो रेडॉक्स रिएक्शन हो या नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो, 3 कंडीशंस कोई भी रिएक्शन हो, रिडॉक्स रेडॉक्स, 3 कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ये चीज आप जानते हो, इसको आप कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हो, सेम चीज, घुमा फिरा के की बात है। जब एटम उतने ही होंगे तो एटम उतने ही हैं तो मास भी उतना ही रहेगा उनका, तो कंजर्वेशन ऑफ एटम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास ही है इनडायरेक्टली। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये चीज सब लोग जानते हैं। बैलेंस करते टाइम हम देखते हैं इधर जितने ऑक्सीजन के एटम है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी उतने ही ऑक्सीजन एटम है, तो कंजर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। नाइट्रोजन के जितने एटम इधर है उतने नाइट्रोजन के एटम उधर हो प्रोडक्ट साइड, तो कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा। यानी कि सब एलिमेंट जो भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, सब जितने रिएक्टेंट साइड एटम होंगे उस एलिमेंट के, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एटम होंगे, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एटम हो गया। सेकेंड थिंग यानी कि बैलेंसिंग ऑफ एटम, कंजर्वेशन या इसी को आप बोल दो बैलेंसिंग ऑफ एटम। सेकेंड थिंग बैलेंसिंग और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जितना चार्ज, ये हाफ रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है और कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रहेगा। कि भाई रिएक्टेंट साइड जो केमिकल स्पीसीज हैं उनका जितना चार्ज है कुल मिलाकर सभी का, प्रोडक्ट साइड जो केमिकल स्पीसीज हैं उनके ऊपर जितना चार्ज है, दोनों साइड चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर। सब रिएक्टेंट साइड जो भी केमिकल स्पीसीज है उनका चार्ज +10 है, तो प्रोडक्ट साइड सभी का मिलाकर +10 होना चाहिए, तो वो चार्ज बैलेंसिंग हो गया, है ना। अदरवाइज चार्ज बैलेंसिंग नहीं हुआ। रिएक्टेंट साइड अगर कुल मिलाकर चार्ज 0 है सभी का मिलाकर, तो प्रोडक्ट में सभी साइड सभी केमिकल स्पीसीज का चार्ज 0 होना चाहिए। यहां अगर -10 है तो प्रोडक्ट साइड भी सभी का मिलाकर -10 होगा, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। तीसरी एक कंडीशन और चेक करनी है, आप खुद चेक कर सकते हो, ये मैं कंडीशन वो कंडीशन बता रहा हूं जिसमें आप खुद चेक कर सकते हो कि वेदर माय बैलेंसिंग इज करेक्ट और नॉट। मैंने बैलेंस की पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन, वो चीज रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स है, यहाँ चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, तो यार रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पे चीज लगाएंगे। वैसे पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन पे आप ये स्टेप लगा सकते हो। थर्ड वन गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर among coefficients cannot be any value greater than 1.
व्हाट आई मीन टू से, कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। 1 तो सभी को मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल ही सकते हैं मैथमेटिकली, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी नन अदर देन 1। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। 1 तो रहेगा तो उसको छोड़ दो। 1 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता, या 1 से छोटा भी। highest common factor among coefficient cannot be any value other than 1, है ना। कॉमन फैक्टर बोल दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बजाय, है ना, कॉमन फैक्टर बोल दो। ये मैथमेटिकल टर्म हो गई। जैसे मैं बोलूं a प्लस 2b गिविंग 3c प्लस 5d प्लस e, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं 2a प्लस 4b गिविंग 6c प्लस 10d प्लस 2e, ये परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये परफेक्टली बैलेंस नहीं है क्योंकि सभी कोफिशिएंट्स में 2 कॉमन फैक्टर है। तो ये परफेक्टली बैलेंस नहीं है। समझ गए थर्ड वाला पॉइंट आप, कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता रिएक्टेंट, और 1 तो हरदम रहता है, उसकी बात छोड़ दो। यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू अदर देन 1 कॉमन नहीं निकलनी चाहिए कोफिशिएंट्स में, तो ही परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अदरवाइज परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं। अब मैं थर्ड वाला पॉइंट क्यों लिखवाया, क्योंकि ये मिस्टेक आप करोगे, पक्की बात है। खासकर एक रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आगे हम पढ़ेंगे। उसमें यू विल मेक दिस मिस्टेक कि कोफिशिएंट कॉमन निकलेंगे, आप उस कॉमन को छोड़ दोगे। निकालने के बाद, कॉमन निकालने के बाद फिर वो परफेक्टली बैलेंस फॉर्म में आएगी। ऐसी गलती मत कर देना, कॉमन के साथ ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट की फॉर्म में कहीं ना कहीं वो कोफिशिएंट की वैल्यू यूज करवा के फर्दर क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करवाएंगे आपसे वो कोफिशिएंट्स के साथ, और आपने वो 2 कॉमन के साथ कुछ जमा घटा गुणा भाग कोई भी कैलकुलेशन कर दी फर्दर, जैसा क्वेश्चन में एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपका आंसर गलत हो सकता है डेफिनेटली। तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, उसकी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, उसके लिए पहला एटम हर एलिमेंट के रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बराबर बराबर होने चाहिए, चार्ज रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का बराबर बराबर होना चाहिए, और कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। अगर कॉमन निकल रहा है तो उसको फाइनली आप कॉमन निकालने के बाद जो कोफिशिएंट्स बचे वो फाइनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रहेंगे। तो ये 3 कंडीशन है फॉर परफेक्टली बैलेंस, कंडीशंस फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये तीनों कंडीशन आप चेक करोगे। फर्स्ट एंड सेकंड जनरली सभी बुक में लिखा रहता है, थर्ड वाली इवन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो लिखी रहती है, थर्ड वाली हम लोग मिस कर देते हैं और हमारी मिस्टेक हो जाती है। ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स वी नो फ्रॉम आवर 9th और 10th स्टैंडर्ड, हम पहले से जानते हैं कि बैलेंसिंग में हमें क्या क्या चेक करना होता है। चार्ज बैलेंस है, एटम बैलेंस, 2 चीज चेक करनी होती है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, और वो है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन हो गया आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। लेकिन कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए से पहले हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग सीख लेते हैं, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ हो या रिडक्शन हाफ हो, फिर तो अपना काम हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड आते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड प्लस करके इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या फंडा है, ऑक्सीडेशन हाफ में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही रिडक्शन हाफ में गेन होंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन बराबर करके दोनों हाफ रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग हो गई तो हाफ रिएक्शन मेथड ऑफ बैलेंसिंग कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। प्रायर टू दैट मैं एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का टर्म है, वो है एन फैक्टर। एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, जो एन फैक्टर हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, एन फैक्टर बोलो, वैलेंस फैक्टर बोलो, वैलेंसी फैक्टर बोलो, एक्स फैक्टर बोलो, काफी नाम से जाना जाता है।
बट मोस्ट फेमस इज एन फैक्टर, इसी नाम से आप जानोगे, ठीक है। एन फैक्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की चीज है, पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन के लिए, वो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकती है, जैसा कि मोल कॉन्सेप्ट में भी था, सब तरह की रिएक्शन थी। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जब हम एन फैक्टर की बात करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर की एक डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे, वो डेफिनेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं। और कुछ केमिकल स्पीशीज जो रिडॉक्स रिएक्शन में है उनका एन फैक्टर निकालना हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ लेंगे, जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमें काम आएगा और आप लोग आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैं बताओ एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये एन फैक्टर की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसके लिए, ओनली फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखें सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए है। एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या होगा, किसी भी एटम आयन मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या होगा, एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ऑन एन एवरेज पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल, वही उस एटम, आयन और मॉलिक्यूल का एन फैक्टर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ moles of electrons lost or gained or exchanged by 1 mole of atoms or ions or molecule। अगर एटम का एन फैक्टर देख रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एटम का देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हुए। आयन का एन फैक्टर देख रहे हैं तो देखेंगे 1 मोल ऑफ आयन को कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हुए। मॉलिक्यूल का जो एन फैक्टर देख रहे हैं वो पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए बाय 1 मोल ऑफ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज। अब एवरेज वर्ड आ गया तो हमें मजा आ गया, क्यों, जो एक्स निकाल रहे थे वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज था, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर थी वो, और ऑक्सीडेशन नंबर खुद एवरेज ही होती है हमारी बाय डिफॉल्ट, है ना। 2 और मोर देन 2 एटम है तो एवरेज ही रहेगी, 1 एटम है तो एवरेज बोलो या एक ही बात है, एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, व्हाट आई मीन टू से। तो पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे वही। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल देख रहे हैं। एक एटम का एन फैक्टर है तो देखो एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किए ऑन एन एवरेज। एवरेज है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर एक्स से निकालते हैं उस ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस ले लें रिएक्शन से प्रोडक्ट साइड, तो एक एटम का ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज है तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, एवरेज इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एवरेज इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 एटम, और गेन हो रहा है तो एवरेज इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 एटम। तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 एटम, 1 आयन, 1 मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, रिस्पेक्टिव आयन और रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। ये डेफिनेशन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दूं, क्या कर दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 मोल की बजाय मैं यहां पर कर दूं बस 1 एटम और 1 आयन और 1 मॉलिक्यूल। तो ये भी वहां पे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो यहाँ पे मोल ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल बोलो। वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 एटम, 1 आयन, 1 मॉलिक्यूल, दोनों बात सेम है। अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल ने 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो एक मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे संख्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 एटम, 1 आयन, 1 मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 एटम, 1 आयन, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल लोगे तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो। अगर नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल ले रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो, लॉस और गेन। तो ये डेफिनेशन है और इसको हम खूब यूज करेंगे आगे।
नंबर ऑफ, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैलकुलेट करना हमने सीखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। क्या देखा था, ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस है वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन बताता है। ऑक्सीडेशन हाफ होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस बताएगा एक एटम का, और रिडक्शन हाफ होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन बनाएगा। क्या डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब जितने एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का, या पॉलीएटॉमिक आयन में जितने एटम है उसके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तो आयन का एन फैक्टर निकल जाएगा, राइट। दैट थिंग वी हैव डिस्कस। तो ये एन फैक्टर की डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जब भी एन फैक्टर हम लोग यूज करेंगे तो आप यही एन फैक्टर यूज करोगे बार बार रेडॉक्स रिएक्शन में। यही एन फैक्टर की डेफिनेशन आप लोग यूज करने वाले हो। अब नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में ये डेफिनेशन यूज नहीं होगी एन फैक्टर की, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हुए ऑन एन एवरेज बाय वन एटम वन आयन वन मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर, ये डेफिनेशन यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में है तो उसमें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस गेन तो होते ही नहीं है, जीरो होते हैं। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो जीरो रहेंगे उधर, और एन फैक्टर जीरो का तो कोई मतलब नहीं, एन फैक्टर जीरो होता ही नहीं है। हम देखेंगे एन फैक्टर जीरो नहीं हो सकता। तो एन फैक्टर हरदम पॉजिटिव हो सकता है। एन फैक्टर चाहे लिख लो अभी, एन फैक्टर कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, उसमें पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, कुछ भी। एन फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एन फैक्टर मैं सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए नहीं बता रहा, एन फैक्टर जनरलाइज किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी केस में, किसी भी तरह की रिएक्शन में जो केमिकल स्पीशीज के एन फैक्टर होंगे वो एकदम पॉजिटिव रहेंगे आपके। हम एन फैक्टर की देखेंगे, तो रेडॉक्स रिएक्शन में डेफिनेशन थी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बाय वन एटम वन आयन वन मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम आयन और मॉलिक्यूल। दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। मैं एक ही चीज को 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि लास्ट से लास्ट बच्चे तक ये चीज समझ में आ पाए। एंड सेकंड थिंग इज, ये चीज हम बार बार यूज करने वाले हैं, इसलिए अपने जहन में बैठा लो। ओके, पहले मैं कर रहा हूं अभी पूरी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने से पहले मैं कर रहा हूं हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग, है ना। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं पहले। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब देखो, हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग जब आप करोगे तो 4 स्टेप आपको लगाने पड़ेंगे। फॉर एसिडिक मीडियम, देखो कभी आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बोलेंगे, कभी बेसिक मीडियम में, वी विल टॉक अबाउट इट। एसिडिक मीडियम में देखोगे तो कहीं ना कहीं H पॉजिटिव आयन बैलेंसिंग करते टाइम काम आएगा, दिखाई देगा बैलेंस इक्वेशन में। और बेसिक मीडियम होगा तो उसकी जगह पर OH नेगेटिव आयन आएगा। वी विल सी। फॉर एसिडिक मीडियम हमारा एक लर्निंग कोड है AO हरियाणा, चले ओ हरियाणा H, चले C। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को बता रहा है। O मतलब ऑल अदर एटम्स, यानी कि अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं। C मतलब चार्ज,
C मतलब चार्ज। तो 4 स्टेप होंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। 4 स्टेप होंगे बैलेंसिंग के। फर्स्ट स्टेप है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑल अदर मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंसिंग का स्टेप नंबर 2 है और हाइड्रोजन बैलेंसिंग का स्टेप नंबर 3 है, चार्ज बैलेंसिंग का स्टेप नंबर 4 है। हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम में ही 4 स्टेप लगाने पड़ेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा हाफ रिएक्शन में जितने भी एटम है एलिमेंट के उन सबको आप बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस ऑल अदर एटम देन अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसको कैसे करना पड़ेगा उसके लिए मुझे कुछ भी नया नहीं बताना आपको, जो आप जानते हो 9th 10th से बस वही काम आएगा। जिस तरह 9th 10th में आप करते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, बस उसी तरह ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको आप बैलेंस कर लोगे। बहुत इजी स्टेप होता है, ठीक है। कभी कभी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एटम मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप की कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। सेकेंड स्टेप बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम। अब ये बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे की जाती है? यूजिंग H2O। अब ये कैसे, ये मैंने बोला सेकंड स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ये कैसे करेंगे एग्जीक्यूट, बैलेंसिंग करेंगे कैसे बैलेंस करते टाइम? जैसे फर्स्ट स्टेप करने के बाद सेकंड स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप करने के बाद थर्ड स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप करने के बाद लास्ट में चार्ज बैलेंस करेंगे। अब ऑल अदर आइटम तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग कर लोगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से, दैट इज वेरी सिंपल। सेकंड हो गया आपका ऑक्सीजन का बैलेंसिंग, वो कैसे करेंगे? H2 को यूज करते हुए। एक H2 में एक ऑक्सीजन है, मान लो फर्स्ट स्टेप करने के बाद रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन काउंट करो, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड 20 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड 30 ऑक्सीजन है, तो किधर ऑक्सीजन ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 20 है, प्रोडक्ट साइड 30 है। फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद तो किधर ऑक्सीजन कम है? रिएक्टेंट साइड कितनी है? उधर 30 इधर 20, तो 10 ऑक्सीजन कम है, तो 10 H2O रिएक्टेंट साइड ऐड कर दो। समझ गए होंगे, क्योंकि एक H2O में एक ऑक्सीजन है। तो ये स्टेप बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? यूजिंग H2O। और वो कैसे होगा? जितनी ऑक्सीजन कम है उतने H2O ऐड कर दो। लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे अपने आप चीजें ध्यान हो जाएंगी। बस ये फंडा आप ध्यान रखो, ये आपका रामबाण है जब भी हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग करनी हो। इससे एसिडिक मीडियम के लिए है ये लर्निंग कोड, है ना। दिस इज द लर्निंग कोड ठीक है। दिस इज द लर्निंग कोड फॉर हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी चीज यही है। हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए यही काम करना है, तो इसके बाद एक और काम करना है बस, तो हो जाएगा। ये तो 4 स्टेप लगाने ही एसिडिक बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम के लिए 4 स्टेप चाहिए, बेसिक के लिए एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा हमें। तो बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम कैसे करेंगे? जैसे रिएक्टेंट साइड आपके 35 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड आपके 20 ऑक्सीजन है, तो 15 ऑक्सीजन उधर कम है प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड 15 H2O करके ऐड कर दो, तो ऑक्सीजन बैलेंसिंग का काम हो जाएगा। थर्ड, हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग। अब ये हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग कैसे करेंगे? हाइड्रोजन एटम बैलेंसिंग इज डन यूजिंग H पॉजिटिव आयन फॉर एसिडिक मीडियम। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिए इधर 20 हाइड्रोजन है और उधर 15 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन की कमी है प्रोडक्ट साइड, तो 5 H ऐड कर दो। दिस इज A फॉर एप्पल, ये बहुत आसान है। उधर 40 H है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड 25 H है, 15 H की कमी है रिएक्टेंट साइड 15 हाइड्रोजन की, तो 15 H ऐड कर दो एसिडिक मीडियम में। H हमारे लिए हथियार रहेगा। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज डन यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इज डन यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तरीके हैं बैलेंस करने के, कैसे कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल,
अब ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -5 हो जाएगा। समझ गए आप, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए हाफ रिएक्शन बैलेंस करते टाइम 3 स्टेप करने के बाद देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड चार्ज कितना कितना है। अब चार्ज जरूर अनइक्वल मिलेगा 3 स्टेप के बाद, रिएक्शन प्रोडक्ट साइड देखोगे तो। मान लीजिए जहां ज्यादा चार्ज होगा -2 -5 में -2 ज्यादा है, ध्यान रखिए, और +2 और +5 में +5 ज्यादा है। आप लोग समझ गए? तो वैल्यू वाइज देखना है आपको, कौन ज्यादा है कौन कम है। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करने हैं, जहां पर चार्ज ज्यादा हो। जैसे यहां पर जो रिएक्टेंट साइड चार्ज है +20 करके आया, प्रोडक्ट साइड चार्ज +10 करके आया, तो यहां पे +10 चार्ज है, रिएक्टेंट साइड +3 स्टेप के बाद रिएक्टेंट साइड +20 और प्रोडक्ट साइड +10 चार्ज। अच्छा, तो हम क्या करें कि इधर भी उधर 10 है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो -1 चार्ज लेके आता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर रिएक्टेंट साइड अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, उधर चार्ज +10 था, यहाँ पे +20 था, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे -10 उसकी वजह से हो गया, तो यहाँ पर भी 10 रह गया चार्ज, उधर भी +10, इधर भी +10 रह गया। तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, जहां पर चार्ज 3 स्टेप के बाद, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अदर एटम बैलेंसिंग के, ऑक्सीजन बैलेंसिंग और हाइड्रोजन बैलेंसिंग के 3 स्टेप लगाने के बाद जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करने हैं, जहां जिस साइड चार्ज 3 स्टेप एग्जीक्यूट करने के बाद ज्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो जहां ज्यादा है उस चार्ज को अपने आप, नेगेटिव वाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपने आप चार्ज को कम कर देगा। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में एक थोड़ा सा, ये 4 स्टेप लगाने के बाद, 4 स्टेप क्यों लगाओ, एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा लास्ट में, वो बहुत आसान है, वेरी इजी है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, और फर्दर हम बात करेंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एक स्टेप, फिफ्थ वाला स्टेप और देखना है, वी विल सी लेटर, इट इज वेरी इजी। तो लेट अस स्टार्ट बैलेंसिंग। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, परमैंगनेट आयन Mn+2 में जा रहा है, कब, एसिडिक मीडियम में। किसमें, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, तो सबसे पहले बच्चों हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग देख रहे हैं, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन की तभी नहीं देख रहे। बताओ, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और यहां पे +2, तो +7 से +2 मतलब रेड्यूस हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिडक्शन हाफ है। पहली चीज हम क्या देखेंगे, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट बैलेंस करना है। सबसे पहले स्टेप, आओ हरियाणा चले में आ, ऑल अदर एटम, तो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एटम है, मैग्नीज। मैग्नीज, थैंक्स गॉड, पहले से ही एक एक है बैलेंस, पहला स्टेप हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा मैग्नीज, ये हो गया, क्योंकि पहला स्टेप बहुत आसान होता है, ए फॉर एप्पल। दूसरा, ऑक्सीजन एटम बैलेंस, वो कैसे करते हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है फर्स्ट स्टेप के बाद और इधर 0 है, तो उधर भी H2O को यूज करते हुए करते हैं। इधर अगर 4 H2O करते हैं हम लोग, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस होगी 4 और 4। नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन HIN को लेते हुए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 स्टेप के बाद 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0, तो क्या कर दूं मैं, प्यार से 8 HIN कर दूंगा, तो थर्ड स्टेप भी हो गया हाइड्रोजन। फोर्थ स्टेप है चार्ज, बताओ 8 के ऊपर, 8 हाइड्रोजन के ऊपर +8 चार्ज, 1 के ऊपर -1, तो +7 चार्ज हो गया कुल मिलाकर रिएक्शन साइड। यहाँ पर एक मैग्नीज पे +2, यहाँ पे +7, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है +7, यहाँ पे +2 कम है। जिधर ज्यादा चार्ज होता है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, +7 चार्ज है, उधर +2 चार्ज है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो -5 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, इधर भी चार्ज +8,
यहाँ -5 और -1 -6 और +8, तो +2 हो गया, इधर भी +2 है, हेंस चार्ज बैलेंस हो गया। तो चारों स्टेप हो गया, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो गई। तो ऑल अदर आइटम बैलेंस करो, फिर H2O को लेकर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर H ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस करो, और चार्ज बैलेंस करने के लिए जितना चार्ज ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्यार से ऐड कर दो, तो आपकी हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां से देखो, मैं बोलूं कि इसका एन फैक्टर कितना है पर मैग्नेट आयन का, अगर ये रिएक्शन में जा रहा है तो एसिडिक मीडियम में, तो एक आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, वही उसका एन फैक्टर। तो एक पर मैग्नेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, अगर Mn+2 में पर मैग्नेट जा रहा है तो। यस और नो? सेकेंड, मान लेता हूं डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करो सारी Cr+3 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्यों? +6 से +3 में जा रहा है, ये तो हमें पता है, +6 से +3 में जा रहा है, तो रिडक्शन हाफ है ये, पर हमें बैलेंसिंग के लिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ नहीं देखना, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए आओ हरियाणा चले लगाओ बिंदास। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्रोमियम है, क्रोमियम बैलेंस करो, हो गया 2 और 2 बैलेंस। दूसरा काम है ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, उधर 0 ऑक्सीजन, तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर उतने ही H2 ऐड कर दो, 7 H2, तो ऑक्सीजन बैलेंस का काम हो गया। थर्ड स्टेप इज हाइड्रोजन, इधर 0 हाइड्रोजन, इधर 14 हाइड्रोजन, 14 + 0 14, तो 14 H पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नेक्स्ट है चार्ज बैलेंस, इधर कितना चार्ज है, +14 और -2, तो +12 चार्ज हो गया, इधर 3 दूनी 6 +6 चार्ज, किधर चार्ज ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड, कितना ज्यादा है 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा प्यार से 6। अब मैं आपसे बोलूं कि एक डाइक्रोमेट आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 6, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया डाइक्रोमेट आयन का। ठीक है, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग। बैलेंस द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन, MnO4 -1 MnO2, बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, और MnO4 -1 MnO4 -2 में जा रहा है, ये भी बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करना है। तो इन दो हाफ रिएक्शन से हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग सीखेंगे, इन दो हाफ रिएक्शन से हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग सीख रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले देखें तो पर मैग्नेट में +7 यहां पे क्या हो जाएगा +4 and +6, +7 से +4 रिडक्शन हो गया, +7 से +6 रिडक्शन हो गया। अभी तक की सारी रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। खैर ये फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फिलहाल हम बैलेंसिंग देख रहे हैं। तो पहले तो एसिडिक मीडियम के 4 स्टेप लगा लेंगे, उसके बाद एक 5वां स्टेप और लगाना पड़ेगा बेसिक मीडियम के लिए, बाकी हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग में कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन मैग्नीज है, तो मैग्नीज बैलेंस थैंक्स गॉड पहले से ही बैलेंस है। उसके बाद स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस, इधर 4 ऑक्सीजन उधर 2, तो 2 ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए 2H2O ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन का काम हो गया। ओ हरियाणा मतलब हाइड्रोजन, तीसरा स्टेप, इधर 0 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड, तो जिधर हाइड्रोजन की कमी हो एसिडिक मीडियम वाला स्टेप लगाओ पहले, तो बेसिक मीडियम वाला काम तो बाद में करेंगे 4 स्टेप के बाद। ओ हरियाणा, फिर चले लास्ट वाला चार्ज, बताओ +4 चार्ज और -1, तो +3 हो गया इधर, और इधर 0 हो गया। ज्यादा चार्ज किधर है, इधर +4, तो जिधर ज्यादा चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो ये बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम के हिसाब से हो गई।
लेकिन क्या बोला है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, हाफ रिएक्शन बेसिक मीडियम में। तो अब बेसिक मीडियम के हिसाब से कन्वर्ट करना होगा। जहां एसिडिक मीडियम है वहां पे क्या दिखाई देना चाहिए, H पॉजिटिव, और जहां बेसिक मीडियम है वहां क्या दिखाई देना चाहिए, OH नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव दिखाई देना चाहिए। तो अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला स्टेप क्या होगा बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम के हिसाब से चारों स्टेप लगा के हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग कर लिया आपने। अब फिफ्थ वाला स्टेप महाइजी स्टेप है। अब आप HIN ना OHIN देखना चाहते हो तो क्या करो, इधर 4 HIN है तो एक काम कर दो, 4 OHIN उधर ऐड कर दो और 4 OHIN इधर ऐड कर दो। क्या करो, 4 HIN, जितने HIN है एसिडिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस कर लो। फिर जितने HIN है किसी एक साइड HIN होंगे, तो जितने HIN, एक केमिकल स्पीशीज क्या तो रिएक्टेंट साइड दिखेगी या प्रोडक्ट साइड दिखेगी, दोनों साइड वो कि वो सेम केमिकल स्पीशीज दर्शन नहीं दे सकती, ये तो इलॉजिकल चीज है, तो एक ही साइड होगा। तो देखो 4 HIN 4 OHIN को कंबाइन कर लो, क्या करना है, कंबाइन करके इसको क्या लिख दो, 4H2O लिख दो। क्या करना होगा, 4H2O। 4H2O अगर मैं लिख दूं बच्चों इधर तो ठीक है, लेकिन यहां पर 2H2 है और यहां पे 4H2 है। सेम केमिकल स्पीशीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड दर्शन नहीं दे सकती, तो वहां पे कम H2O यहां पे ज्यादा है, तो नेट 2H2O यहां पर लिख सकते हैं। ये हो गया बेसिक मीडियम के हिसाब से बैलेंसिंग। देख लो सब कुछ बैलेंस है, सबके एटम बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस। यहाँ पे -1 चार्ज इसके ऊपर है, एक पर मैग्नेट 3 इलेक्ट्रॉन मतलब -3, तो -4 हो गया टोटल, और इधर 4 OHIN पे -4, हेंस चार्जेस बैलेंस, एटम भी बैलेंस है, चेक कर सकते हैं हम बिंदास। बेसिक मीडियम में हम लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले परमैग्नेट आयन और मैग्नेट आयन, ये परमैग्नेट है वो मैग्नेट है, हाइड्रोजन मैग्नीज 1 है, तो ऑल अदर एटम तो मैग्नीज ही आता है, उसका तो काम हो गया। दूसरा ऑक्सीजन 4 और 4, थैंक्स गॉड ऑक्सीजन वाला ऑटोमेटिकली काम हो रखा है। तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 0, वहां पे भी हाइड्रोजन, थैंक्स गॉड, तीसरा स्टेप भी अपने आप हो गया। चौथा चार्ज, इधर चार्ज कितना है -1, इधर चार्ज कितना है -2, -2 और -1 में ज्यादा चार्ज इधर है। बताओ इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि दोनों साइड -2 हो जाए, -1 एंड -1 -2, इधर भी -2, हेंस बैलेंसिंग होगी, हेंस बैलेंसिंग होगी। तो बताओ मैं बोलूं कि ये हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन किधर दिखाई देते हैं, रिएक्टेंट साइड दिखाई देते हैं। बताओ एक परमैग्नेट आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस रिएक्शन में, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। एक परमैग्नेट आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे वही उसका एन फैक्टर रहेगा, ये सब नो। तो आपने एन फैक्टर कैसे निकाला, बैलेंसिंग की हेल्प से। क्या आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ी हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए, आओ हरियाणा चले के लिए? नहीं, आओ हरियाणा चले के लिए बिल्कुल नहीं। तो एक नोट लिख लो, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन, कौन सा, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, फर्स्ट बैलेंस हाफ रिएक्शन कंसिडरिंग, इसको मैं रब कर देता हूं, कंसिडरिंग एसिडिक मीडियम। हाफ रिएक्शन को बैलेंस करो कंसिडरिंग एसिडिक मीडियम, यानी कि क्या लगा दो, आओ हरियाणा चले। ऑल अदर एटम, ऑक्सीजन एटम बैलेंस, हाइड्रोजन एटम बैलेंस, तीसरा स्टेप। चौथा चार्ज बैलेंस, ये तो एसिडिक मीडियम हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम बैलेंस करने के बाद बेसिक मीडियम के लिए
in basic medium add equal number of OH negative ions on both sides and combine H positive ion OH ion to write as H2 और फाइनली H2 एक साइड ही होना चाहिए। तो बेसिक मीडियम में हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए एसिडिक मीडियम के हिसाब से करो, लास्ट में जहां एच आयन आ गए एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग में उतने ही OH आयन दोनों साइड ऐड कर दो, H आयन OH आयन को H2 लिख दो और फाइनली H2 एक ही साइड होना चाहिए, वो आप देख लो कि इजी थिंग। तो ये है बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग का एक एक्स्ट्रा स्टेप, फिफ्थ स्टेप। ये स्टेप नंबर 5 हो गया। स्टेप नंबर 1 ये है, स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर all other atoms, oxygen atom balancing, hydrogen atom balancing and charge balancing, and fifth is OH ion equal number में ऐड करना दोनों साइड, वो बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन इन बेसिक मीडियम का एक्स्ट्रा स्टेप है। अच्छा बच्चों, क्या डेफिनेशन थी एन फैक्टर की कि एक एटम, एक आयन, एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है ऑन एन एवरेज, वही उसका एन फैक्टर है अगर रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से भी निकाल सकते हो और हमें अपने बैलेंसिंग से। तो बैलेंसिंग करके आप एन फैक्टर निकालना सीख गए, आओ हरियाणा चले लगाकर हाफ रिएक्शन बैलेंस करके। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं आपसे एक दूसरा तरीका और है। मैं आपको बोलूं कि भाई बिना बैलेंसिंग के एन फैक्टर बताओ इनका, बिना बैलेंसिंग के एन फैक्टर बताओ अंडरलाइन केमिकल स्पीशीज का। तो बिना बैलेंसिंग के हम कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर से। कैसे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय वन एटम। अब देखो इधर क्या है +7, इधर क्या है +2। बताओ +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन, MnO4 -1 में। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन मैंने दिखाया ही नहीं। तो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड किस एक साइड एलिमेंट दिखा रखा है, वो एलिमेंट दूसरी साइड है ही नहीं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में से एक साइड है, दूसरी साइड है नहीं, तो वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा आपको कंसीडर नहीं करना अपनी तरफ से कभी भी। तो सिर्फ मैग्नीज दोनों साइड दिखा रखा है तो मैग्नीज कंसीडर करो 5। बताओ इसका एन फैक्टर निकालना है तो एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एन फैक्टर भी क्या हो गया? पूरे परमैग्नेट आयन के 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मैग्नीज के नाम के 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के नाम के 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जा ही नहीं रहा, क्योंकि उधर ऑक्सीजन मेंशन नहीं है तो नहीं ले जाएंगे हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन में। इधर बात करो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यहां पे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो। बताओ +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन, और मुझे एक क्रोमियम के 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस एक एटम के इलेक्ट्रॉन बताता है, यहाँ रिडक्शन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर क्रोमियम एटम इज 3। पर मुझे तो Cr2O7 का एन फैक्टर निकालना है अंडरलाइन आयन का, तो इसमें तो 2 क्रोमियम है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? 2। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 6। एक डाइक्रोमेट आयन में 2 क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट आयन का एन फैक्टर देखना है तो 2 क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन गेन देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ऑक्सीजन के नाम के 0, 2 क्रोमियम के नाम 6 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे आयन के नाम के 6, तो एक आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज गेन किए? 6, तो एन फैक्टर 6। यहां पर हम देखें तो +7, सब जगह परमैग्नेट है +7, यहां पे +4, +7 से +4 बताओ कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। एक ही मैग्नीज है इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो एन फैक्टर कितना हो गया? इधर 3 हो गया। +7 से +6 जाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही मैग्नीज है तो परमैग्नेट का
कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो n फैक्टर कितना हो गया इधर 1। तो बिना बैलेंसिंग, बिना हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग, बिना कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के भी n फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और पूरे मॉलिक्यूल में या पॉलीएटॉमिक आयन में जितने भी एटम हैं उनका हिसाब किताब कर लो तो पूरे मॉलिक्यूल और आयन के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन आ जाएंगे। ये रिडक्शन हाफ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट आते, तो उसका n फैक्टर आ जाएगा, राइट, उसका n फैक्टर आ जाएगा। तो हमने बिना बैलेंसिंग के भी n फैक्टर निकालना सीखा और बैलेंसिंग के बाद n फैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है। देख लो एक कोफिशिएंट के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन है ऑन एन एवरेज, वही उसका n फैक्टर हो गया। ओके, आप लोग समझ गए। 4 एग्जांपल हमने अभी लिए, 5th वाला एग्जांपल थोड़ा अच्छा ले रहा हूं मैं। Cu3p ये प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक तो बैलेंसिंग से इसका n फैक्टर निकालना है, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग भी हमें आ जाएगी उसके बहाने, और दूसरा बिना बैलेंसिंग के ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना है n फैक्टर। 2 तरीके से n फैक्टर निकालना है, किसका, अंडरलाइन केमिकल स्पीशीज का। तो देखो सबसे पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं। Cu3p Cu + 2 + H3PO4 एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कॉपर और फॉस्फोरस दिखाई दे रहे हैं, तो बैलेंस ऑल अदर एटम्स 3 कॉपर, कॉपर का काम हो गया, फॉस्फोरस एक फॉस्फोरस का। तो पहला स्टेप होगा आओ हरियाणा चले में आ मतलब ऑल अदर एटम में कॉपर फॉस्फोरस बैलेंस हो गए। आ ओ मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, प्रोडक्ट साइड इधर 0, तो क्या करूंगा मैं डिजायर्ड नंबर ऑफ H2 ऐड कर दूंगा जहां ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया आ ओ हरियाणा। अब हाइड्रोजन का नंबर आएगा, इधर 8 हाइड्रोजन है और इधर 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है इधर 8 और इधर कितने 3 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो क्या कर दूं मैं 5 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दूंगा, 5 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दूंगा, तो कितने आ जाएंगे मेरे 5 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ पांच है, तो हाइड्रोजन आ ओ हरियाणा हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया। चलिए मतलब चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है इन पे 0 तो रिएक्टेंट साइड चार्ज 0, यहाँ पे +6 और +5 5 H पॉजिटिव पे, तो +11 हो गया चार्ज। किधर चार्ज ज्यादा है उधर +11 बड़ा होता है 0 से, तो दोनों साइड चार्ज बनाने के लिए इधर -11 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो +11 -11 करके 0 हो गया, इधर भी 0, तो दोनों साइड चार्ज हो गया 0 0, तो चार्ज बैलेंस हो गया। तो आओ हरियाणा चले, चारों स्टेप लगा लिए तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होगी, जब मेरे को हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग करनी होती है, आओ हरियाणा चले लगाना होता है, तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करूंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, एन फैक्टर निकालूंगा ऑक्सीडेशन नंबर से तो भी पड़ेगी। तो यहां पर बताओ मुझे एक कॉपर फॉस्फाइड 11 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन है, तो प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो बताओ एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 11, ऑन एन एवरेज 11 हो गए, तो एन फैक्टर कितना हो गया 11 हो गया। एन फैक्टर क्या हो गया 11 हो गया। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जैसे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में मोलर मास होता है आपका m, है ना, उसी तरह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में
इक्विवेलेंट मास होता है आपका किसी भी केमिकल स्पीसीज का E। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मोलर मास होता है, उसी तरह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट मास होता है। और इक्विवेलेंट मास और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है? m/n फैक्टर। देखेंगे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, अभी जस्ट ये ध्यान रखो, इक्विवेलेंट मास जहां मोलर मास है वहां पर हम इक्विवेलेंट मास वर्ड यूज करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर ऑफ केमिकल स्पीसीज। तो इसका मोलर मास तो आप निकाल लोगे, कॉपर का 3 मल्टीप्लाइड बाई 63.5, फॉस्फोरस का 31, 1/31, तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास डिवाइड बाई 11। इक्विवेलेंट मास इतना आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास CO3p का कोई पूछे तो। ये तो बैलेंसिंग हो गई और n फैक्टर हो गया हाफ रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, मैं बोलूं कि बिना बैलेंसिंग के n फैक्टर निकालो तो ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। आओ हरियाणा चले तो आपने यूज कर लिया। बिना बैलेंसिंग के n फैक्टर निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है ये मेटल, ये नॉन मेटल, ये -3 और ये कॉपर का +1, -3 इधर +1 इधर, यहां पे +2 है और यहां पे फॉस्फोरस +5 है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा हो, एकदम लास्ट में सोचना है, हो सकते हैं लेकिन बाद में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब होंगे, वो सोचो पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन का। इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। तो देखो कॉपर +1 से +2 है और नाइट्रोजन +3 से +5 है, दोनों ही ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं। +1 से +2 बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हुआ। -3 से +5 जबरदस्त बढ़ी, 8 से बढ़ गई, तो बहुत अच्छी बात है। इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो इसका n फैक्टर होगा और n एवरेज। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल मतलब 3 कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकाल लो और 1 फॉस्फोरस के और जोड़ दो तो पूरा। देखो एक मॉलिक्यूल में 2 तरह के एलिमेंट है, कॉपर फॉस्फोरस। कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉस्फोरस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो परमैंगनेट था MnO4 - 1 में, उसमें ऑक्सीजन रेड्यूस नहीं हो रहा था, अभी रिएक्शन देखी थी, सिर्फ मैग्नीज हो रहा था। तो व्हाट आई मीन टू से कि किसी पॉलीएटॉमिक आयन मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट भी ऑक्सीडाइज रेड्यूस हो सकता है, कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ नहीं होंगे ऑक्सीडाइज रेड्यूस, और उसमें सारे के सारे ऑक्सीडाइज या रेड्यूस हो जाएं तो क्या होगा? इधर कॉपर फॉस्फोरस सारे के सारे, इसमें 2 ही एलिमेंट है, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इस हाफ रिएक्शन में। ये सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ है, ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आओ हरियाणा चले से हम बैलेंसिंग करते हैं हाफ रिएक्शन की, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग अभी बाकी है। तो बताओ कैसे? +1 से +2 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, पर 3 कॉपर है इसके एक मॉलिक्यूल में, तो कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन कॉपर के नाम के। -3 से +5 8 इलेक्ट्रॉन, एक ही फॉस्फोरस है इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, फॉस्फोरस ने, कॉपर ने 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कॉपर ने, तो कुल मिलाकर 11 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। कैसे हो गया? 8 + 3 11। तो पूरे मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए ऑन एन एवरेज? 11। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 11। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर किससे हमने एन फैक्टर निकाला? वो बैलेंसिंग से हमने एन फैक्टर निकाला था, समझ गए? एक एग्जांपल और करता हूं मैं। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ये हम यूज करते रहेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। कुछ चीजें हम यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में कर ले रहे हैं, बाकी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें। अभी तो हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है यही नहीं पढ़ा है। इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स होते हैं या ग्राम मोल्स होते हैं, उसी तरह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। यहाँ पे मोल्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे हम मोलर मास पढ़ते हैं, वहां पे इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सब जगह एन फैक्टर काम आएगा। जिस बच्चे को एन फैक्टर पे कमांड हो गई, ये मान लीजिए उसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन आ गया। जिस बच्चे को एन फैक्टर पे कमांड हो गई उसको, फिलहाल हम एन फैक्टर क्या देख रहे हैं? सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर की डेफिनेशन देखी है। कोई नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो एन फैक्टर की डेफिनेशन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में देखेंगे।
रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड ही कुछ चीजें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की कवर कर सकते हैं साथ साथ, दैट्स ऑल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CrI3, इसमें ये ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है, वो हम तो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से या हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग से। दो काम करने हैं, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग करनी है आपको, एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन हाफ है, अभी हम देखेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको, और बैलेंसिंग के बाद एन फैक्टर निकालना है किसका, CrI3 क्रोमियम आयोडाइड का, ट्राई आयोडाइड हो गया ये। ठीक है, एक बिना बैलेंसिंग के निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर इसी का, दोनों तरीके से निकालना है। एक बैलेंसिंग करो और उसके साथ निकालो एन फैक्टर बैलेंसिंग के थ्रू, और दूसरा बिना बैलेंसिंग के थ्रू। पहले हम बैलेंसिंग कर ले, क्योंकि मेन टॉपिक तो आप बैलेंसिंग पढ़ रहे हो आप लोग, एन फैक्टर तो बाद की बात है। ओके, तो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, CrI3 CrO4 -2 IO4 -1, सॉरी। ठीक है, आओ हरियाणा चले, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, जब तक नहीं बोला हो तो एक क्रोमियम, चलो क्रोमियम हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आओ ऑल अदर आइटम को बैलेंस करेंगे। सबसे पहला 3 आयोडीन, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप बहुत आसान होता है, देखो कोफिशिएंट तुरंत सेटिंग हो जाती है। सेकंड ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करेंगे H2 को यूज करते हुए, इधर 0 H2, इधर 4 और 12 16 H2, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन, 4 12 और 4 16 ऑक्सीजन। तो क्या करूं मैं, 16 H2 ऐड करूंगा ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तीसरा स्टेप है आओ हरियाणा, मतलब हाइड्रोजन। चौथा स्टेप हम करेंगे चार्ज इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए, 32, यहाँ पे 0, तो व्हाट शुड बी डन, 32 H पॉजिटिव। लास्ट में है आओ हरियाणा चले मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर 0 और 0 चार्ज नेट, यहाँ कितना हो गया, -2 -3 -5 और 32, क्या हो गया, +27 और -3 और -2 -5, तो कितना हो गया, -5 और +32, यानी कि +27 चार्ज है। जिधर चार्ज ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो दोनों साइड चार्ज बराबर हो गया, दोनों साइड चार्ज 0 0 हो चुका है 27 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद। ये तो बैलेंसिंग हो गई, चेक कर लो, आओ हरियाणा चले के 4 स्टेप हो गए, चाहे चेक कर लो आप, चार्ज बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस हो गए, सब कुछ हो गया, यू कैन क्रॉस वेरीफाई। देख लो, आयोडीन के 3, क्रोमियम का 1, क्रोमियम का 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 और 12 16, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 32, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 32, 4 0, इधर भी -3 -2 -5 और -27 इलेक्ट्रॉन का, -32 +32 यानी कि नेट 0, इधर भी 0 उधर भी 0, तो एटम बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गए, और कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे 1 आ गया तो अब क्या कॉमन आएगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता जब कोफिशिएंट 1 का 1 ही आ गया तो अच्छी बात है। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल CrR3 27 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 27, और इसका इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही लोगे, इसका डिवाइड बाय 27 कर देंगे, CrI3 का एटॉमिक वेट तो नहीं, समेशन करके 2 × 52 + 3 × 127 से इसका m आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ CrI3 m/n फैक्टर। ठीक है, अच्छा, वो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यूज करो, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास। अब मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, बैलेंसिंग से n फैक्टर निकाल लिया, हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग भी कर दी। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि बिना बैलेंसिंग के n फैक्टर कैसे निकाल दोगे इसका। कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे,
ये नॉन मेटल है हेलोजन, हेलोजन नेगेटिव में होगी तो -1 में होगी पूरी केमिस्ट्री में। क्यों? -1 से +7 है तो -1 ही हो सकती है, और क्या होगी? और इधर क्या हो जाएगी? -1 ही हो सकती है इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो ना, -1 से 0 के बीच में और भी वैल्यू हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर -1 इज मोस्ट कॉमन। तो ये क्रोमियम क्या हो गया? +3। यहां पे क्रोमियम क्या हो गया? H -8 -2 यानी कि +6। H -8 -1 क्या हो गया? +7। तो क्रोमियम क्या ऑक्सीडाइज हुआ, आयोडीन भी क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो क्रोमियम आयोडाइड में, ट्राई आयोडाइड में सारे के सारे एलिमेंट के एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, क्रोमियम भी आयोडीन भी। जबरदस्त काम। तो +3 से +6 3 इलेक्ट्रॉन, एक ही क्रोमियम, इसका इनफैक्टर निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के लिए, -1 to +5 -1 to +7 8 इलेक्ट्रॉन, 3 आयोडीन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 27 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर कितना हो गया? एक Cri3 ने 27 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो एन फैक्टर 27। यहां से भी 27 आया था और यहां से भी 27 आया है, तो इक्विवेलेंट मास m/27 हो गया Cri3 क्रोमियम ट्राईआयोडाइड का। राइट, आप लोगों को अंदाजा हो गया क्या करना है। तो अभी मैं कुछ हाफ रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूं, आपको बैलेंस करनी है ऑल ऑफ दीज हाफ रिएक्शंस फास्टली 6 7 8 ऑनवर्ड्स। 6 बैलेंस फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस, ऑल्सो फाइंड एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वही। और एन फैक्टर पहले बैलेंसिंग से निकाल दो, बाद में हम बैलेंसिंग के बाद दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। तो 6 बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन आपको करनी है। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं FeC2O4 गिविंग Fe+3 CO2, इसका इनफैक्टर निकालना है। 7th Fe2C2O4 thrice Fe+3 CO2, इसका इनफैक्टर निकालना है। 8th SnC2O4 Sn+4 CO2, इसका इनफैक्टर भी निकालना है बैलेंसिंग के साथ साथ। 9th Cu2S Cu+2 SO2, बैलेंस भी करो और इनफैक्टर भी निकालो। CuS प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं ये, तो बैलेंस करो और इनफैक्टर भी निकालो रिएक्टेंट का। 11 FeH2 Fe2O3 + SO2, इनफैक्टर भी निकालो और बैलेंस भी करो।